नमस्कार मित्रों, इंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम यूजीसी नेट जून 2025 की तैयारी कैसे करें, किस रणनीति से तैयारी करें कि हमारा जेआरएफ हो जाए, हमारा नेट हो जाए। जो एक दो प्रश्न से नेट क्वालिफाई होने से रह जा रहे हैं या जेआरएफ क्वालिफाई होने से रह जा रहे हैं, आखिर उनके अंदर ऐसी कौन सी कमी है जिसे वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण यह एग्ज़ाम वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। किस तरीके से हम पूरे सिलेबस को पढ़ें ताकि हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाए और परीक्षा के आए हुए सभी प्रश्न भी हम आसानी से हल कर सकें। कौन से पुस्तकों का सहारा लें तथा किस तरह से प्रैक्टिस सेट हल करें, इन सभी पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर बहुत ही लाभदायक होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। बहुत ही कम यूट्यूबर साथी इस चीज़ को आप लोगों के सामने रखे होंगे जो चीज़ आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाने के लिए यूट्यूब पर तो सभी लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन मूल बात कोई नहीं बताता है कि किस बेस पर तैयारी करेंगे कि आपका नेट या जेआरएफ हो। लोग सोचते हैं कि आप मेरे चैनल पर बरकरार रहेंगे, मेरे बैच को आप बराबर खरीदते रहेंगे तो मुझे लाभ होगा, लेकिन मेरे अंदर ऐसी कोई स्वार्थ की भावना नहीं है, परोपकार की भावना है। हाँ, एक चीज़ है कि मैं आप लोगों को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करने के लिए ज़रूर कहूँगा। सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, वहीं शेयर के लिए मैं इसलिए कहता हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को जानकर लाभ ले सकें। जो गरीब बच्चे जो कोर्स नहीं लेते हैं, जिनके पास उतना समय नहीं है, ऐसे लोगों के लिए मैं रणनीति बनाया हूँ और उसे बता भी रहा हूँ, ताकि वो यदि कोई यूट्यूब चैनल से न पढ़ें, कोई कोर्स न लेकर खरीदें, तो मात्र पुस्तकों से पढ़ करके भी वो नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। मित्रों, इन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तृत बात करेंगे, इसलिए आप सभी वीडियो पर बने रहिए। वीडियो लंबी होगी पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए हम थोड़ी सी बात करेंगे सबसे पहले यूजीसी नेट के बारे में, क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स भी होंगे जो इस वीडियो को मेरी पहली बार देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यूजीसी नेट होता क्या है। तो देखिए, नेट जो होता है यह एक पात्रता परीक्षा होता है, और यह पात्रता परीक्षा एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता को तय करता है। इसके जरिए एक मानक बनी है कि यदि आप नेट क्वालिफाइड होते हैं तो आप आने वाली कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी में फार्म भर सकते हैं, इंटरव्यू या एग्ज़ाम के थ्रू आप प्रोफेसर बन सकते हैं। वहीं नेट यह भी तय करता है कि यदि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप नेट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप नेट के साथ जेआरएफ हैं तो कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप पीएचडी करते हैं तो वह यूनिवर्सिटी तो नहीं, यूजीसी ऐसे स्टूडेंट को जेआरएफ के रूप में उसके पढ़ाई के खर्च के लिए
35 से 40 हज़ार रुपये तक देती है, पर मंथ देती है, ताकि आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। ये है नेट जेआरएफ। ज़्यादा हम विस्तृत इस पर नहीं बात करेंगे, क्योंकि आप सभी नेट के ही कैंडिडेट हमसे जुड़े हैं, इसलिए आप सभी इसे जानते हैं कि इसके लाभ क्या हैं। तो इस पर हम ज़्यादा न बात करते हुए टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम जो है अभी हाल ही में दिसंबर 2024 का बीता है। अब जो एग्ज़ाम होगा जून 2025 का होगा। पूरा उम्मीद है अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच फार्म फिलअप किए जाएंगे तथा 10 जून के आसपास नेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। यह बात एकदम तय है। कोई ये ना सोचे कि अभी तो इतना लंबा रिजल्ट आया है, अब बहुत देर बाद फार्म आएगा, फिर बहुत देर बाद टलते टलते एग्ज़ाम होगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। जून में एग्ज़ाम हो जाना है। हम लोगों के पास ये मानकर चले कि मात्र मार्च, अप्रैल, मई, जून को छोड़ ही दीजिए, केवल 3 महीने हैं, और इस 3 महीने का हम सही उपयोग करें ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी विषय में 10 यूनिट लगे हुए हैं, और उस 10 यूनिट को 3 महीना यानी 90 दिन के अंतर्गत कंप्लीट करना है। तो 10 यूनिटों को पढ़ने के लिए हम लोगों के पास केवल 90 दिन है, तो एक यूनिट पर 9 दिन बन रहा है। इस तरह से 9 दिन करके 10 यूनिट अगर हम कवर करते हैं तो हमारी तैयारी कुछ अच्छी हो सकती है। तो किस यूनिट को हम पहले पढ़ें, कौन यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे ज़्यादा हमारे प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। यूनिटों को तैयार करने के लिए कौन सी पुस्तक होगी, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन यूनिट महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोगों के पाठ्यक्रम के दूसरे यूनिट में है। तो इस यूनिट को पढ़ना तो एकदम जरूरी है, क्योंकि 30 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास से बनने ही बनने हैं। और वो 30 प्रश्न क्या होते हैं? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीतिकाल के, आधुनिक काल के। आधुनिक काल में भी आ जाइए तो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद युग है, प्रगतिवाद युग है, प्रयोगवाद है, नई कविता है, अकविता है। और यदि इन चीज़ों को आप नहीं पढ़ेंगे, इन चीज़ों को सही से समझेंगे नहीं, तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत 5वीं यूनिट में जो कविता लगी हुई है वो सभी इन्हीं हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़ी हुई कवियों की रचनाएं लगी हुई हैं। उसमें वो रचनाएं भी आपको नहीं समझ में आएंगी, उनकी विशेषताएं नहीं समझ में आ पाएंगी। इसलिए यूनिट 2 को पढ़ना है, यूनिट 2 को अच्छे से पढ़ना है। जिस व्यक्ति को ये टॉपिक न समझ में आता हो कि हिंदी साहित्य का शुरुआत हम कहाँ से करें इतिहास का, तो एक पुस्तक आती है, सभी लोग परिचित हैं उस पुस्तक से, मार्केट में खूब बिकती है। और किसी से भी पूछेंगे कि मैं नेट का तैयारी करने वाला हूँ, मैं कौन सी पुस्तक लूँ, सभी लोग एक नाम बोलेंगे, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। उनकी पुस्तक है बिगिनर बच्चों के लिए जो शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें साहित्य अभी
सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, या साहित्य तो समझ में आ रहा है लेकिन क्वेश्चन किस रूप में बन रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा है, तो शुरुआत आप इस पुस्तक से कर सकते हैं। इस पुस्तक में पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न संकलित किए गए हैं, इसलिए इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। इस तरह से आपका हिंदी साहित्य का इतिहास कहीं न कहीं कवर होता हुआ नजर आएगा। साथ ही हम अब यूनिट 5 की बात करेंगे। यूनिट 5 जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के ही आधार पर है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में जितने कवि हैं उनमें से महत्वपूर्ण कवियों की रचनाएं हैं, उनके कुछ हिस्सों को पढ़ना है। तो यूनिट 5 को कवर कीजिए। यूनिट 5 का 10 से 20% तो केवल आप हिंदी साहित्य के इतिहास से ही कवर कर जाएंगे। विशेष फोकस भी नहीं करेंगे तो 10% तो ऐसे ही तैयार है। थोड़ी सी कविताओं को पढ़ जाएंगे तो समझिए कि आपका यूनिट 5 तैयार हो जाना है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली यूनिट आप कौन पढ़ें। तो अगली यूनिट के लिए हम बता दें आप लोगों को कि हिंदी के 6ठे यूनिट में 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। कितनी कहानियाँ? 21 कहानियाँ। प्रतिदिन 1-2 कहानी आप पढ़ते जाइए। 21 कहानी आप एक बार तो पढ़ ही जाइए, और जब 1-2 बार पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि आप उन कहानियों के पात्रों से भी परिचित हो जाएंगे, क्योंकि आजकल के परीक्षाओं में कहानी की रचना, कहानी का प्रकाशन वर्ष से कहीं ज़्यादा उस कहानियों के पात्रों को पूछा जा रहा है, पात्रों को कथन को पूछा जा रहा है। तो इसलिए यूनिट 6 में 21 कहानी है, 21 में से कम 18 कहानियों को पढ़ ही जाइए। कुछ कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि वो ईदगाह कहानी है प्रेमचंद की। साथ ही कुछ प्रेमचंद की तो कुछ कहानियाँ जो बाहरी हैं उनको भी आप पढ़ जाइए, जैसे पूस की रात। पूस की रात से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। कफन चूँकि पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी कफन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। घीसू और माधव उसके पात्र हैं, इस पर भी प्रश्न बन रहे हैं। तो 21 कहानियों के अतिरिक्त भी आपको कुछ प्रमुख लेखकों की कहानियों को पढ़ लेना चाहिए जो बहुत चर्चित हैं, जिनका नाम बहुत चर्चा में बना रहता है। हर साहित्यकार के मुख पर या हिंदी पढ़ने वाले हर प्रेमी की ज़बान पर कुछ कहानियाँ होती हैं, कुछ कविताएं होती हैं, कुछ कवि होते हैं। उन सभी कवियों के रचनाओं को पढ़िए विस्तृत रूप में, क्योंकि आप नेट क्वालिफाइड होने के बाद आप एक प्रोफेसर बनने वाले हैं, एक प्राइमरी के शिक्षक नहीं। इसलिए आपके पास तो ज्ञान होना ज़रूरी ही है, क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेना, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रट लेना पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि एक अच्छा खासा आपके पास ज्ञान होने की आवश्यकता भी रहेगी। क्योंकि यदि आप नेट क्वालिफाइड करेंगे तो आप कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रहेंगे, और यदि आपको डीपली ज्ञान नहीं है तो फिर आप कहीं किसी कॉलेज में खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको विस्तृत पढ़ना तो बहुत ज़रूरी ही है। इसलिए पढ़िए, पढ़ने से पीछे न हटिए, सीखिए। कोई ट्रिक न अपनाइए जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं। केवल ट्रिक से नहीं काम चलेगा, आगे जाना है, कुछ करना है, कुछ समाज में दिखाना है, एक पद पर बन करके कुछ समय तक कार्य करना है, तो वस्तुनिष्ठ तो टिकाएगा नहीं। कॉलेज में अगर आप प्रोफेसर बनकर पढ़ाएंगे, वहाँ पे विस्तृत समझाना होगा, व्याख्यान देना होगा, कैसे काम चलेगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आप 21 कहानियों को पढ़ लेंगे, यूनिट 6 कवर हो जाएगा। 3 यूनिट कंप्लीट, हिंदी साहित्य का इतिहास दूसरा यूनिट, कविता यूनिट और कहानी का यूनिट। इसके बाद कहानी के साथ एक अगला यूनिट हिंदी साहित्य का उपन्यास है। उपन्यास में 12 से 14 उपन्यास लगे हुए हैं। उन सभी उपन्यासों को अगर नहीं पढ़ पाएंगे, चूँकि 3 ही महीना है तो उतना नहीं पढ़ पाएंगे, तो कम से कम उपन्यास का प्रकाशन वर्ष, पात्र
और उन उपन्यासों में वर्णित की गई घटनाओं को जानिए, उसके सारांश को जानिए। सभी उपन्यासों को पढ़िए, क्योंकि उपन्यासों के भी पात्र पूछे जा रहे हैं, कथोपकथन पूछे जा रहे हैं, संवाद पूछे जा रहे हैं। और यही प्रक्रम नाटक में भी है, तो नाटक को भी इसी तरह से पढ़िए। जब इतना आप तैयार कर लेते हैं तो एक यूनिट आपके पास बचता है निबंध का। और निबंध के लिए मित्रों, निबंध यूनिट के लिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास यदि आप पढ़े हैं, जिसमें गद्य साहित्य का इतिहास पढ़े हैं, तो निबंध भी आपका कुछ तैयार ही रहेगा। निबंध के लेखकों को पढ़ लेंगे, उनके द्वारा लिखी गई निबंधों को पढ़ लेते हैं तो और अच्छी बात है। नहीं भी पढ़ते हैं तो कम से कम ये जानिए कि कौन सा निबंध किस निबंध संग्रह में संकलित है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है। इतने से भी आपका निबंध वाला टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि इससे उतना प्रश्न नहीं पूछता है। लेकिन निबंध से निबंध का नाम, निबंध किस निबंध संग्रह में संकलित है, उस लेखक ने उसके अलावा और कौन निबंध लिखे हैं, किस प्रकार के निबंधकार हैं, जैसे ललित निबंधकार हैं कि हास्य व्यंग वाले हैं, किस प्रकार के निबंधकार हैं, इस सब के बारे में भी आप लोग जानकारी रखें। देखिए, मैं तो कहता हूं कि 10 यूनिट में से अगर आप 7 यूनिट भी कवर कर लेते हैं ठीक से, तो 3 यूनिट नहीं भी कवर होता है तो भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर ज्ञान की बात है तो ज्ञान के लिए तो 10 यूनिट भी अभी आपके पास कम होगा। ज्ञान एक समुद्र है, जितना आप उसमें से ग्रहण कर लीजिए वही चीज़ है। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मित्रों, निबंध के साथ साथ एक यूनिट है काव्य शास्त्र का। काव्य शास्त्र की यूनिट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत पाश्चात्य और साहित्य शास्त्र, जो भारतीय काव्य शास्त्र है, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, इन दोनों को भी पढ़ लीजिए। यदि विस्तृत नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम कितने काव्य शास्त्री आचार्य हुए हैं, किस किस संप्रदाय के रहे हैं, किस सदी के रहे हैं, और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या रही हैं, इसको कम से कम याद कर लें। क्योंकि कालक्रम के अनुसार भी लिखने के लिए आ जा रहा है। पाश्चात्य काव्य शास्त्री हो या भारतीय काव्य शास्त्री हो, दंडी, भामह, रुद्रट, उद्भट, इन सबको क्रम में लगाने के लिए तो कहीं इलियट, रिचर्ड्स, वर्ड्सवर्थ को क्रम में लगाने के लिए आ रहा है। तो इस तरह से भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। अगर इतना यूनिट भी कवर कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे, बहुत कुछ आपके पास तैयार हो जाएगा। उन सभी टॉपिकों को आप पुस्तक से पढ़ें। इसके अलावा थोड़ी हम बात करेंगे कि आप मेरे चैनल से जुड़कर किस तरह अपनी तैयारी को करेंगे। तो मित्रों, मैं भी इस 90 दिन के अंतर्गत प्रत्येक टॉपिक पर विषयवार, क्रमवार वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जैसे मेरी शुरुआत जो होगी हिंदी निबंध से होगी, और फिर कहानी पर होगी, फिर उपन्यास पर होगी। इस तरह से क्रम से मैं 4-4, 5-5 वीडियो के अंतर्गत एक एक टॉपिक को कवर करते हुए जून तक अपने सिलेबस को कवर करने वाला हूं। और ये मेरे सारे वीडियो जो होंगे वो आप लोगों के लिए निःशुल्क होंगे। मेरे यहाँ कोई शुल्क नहीं है। यदि आप मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप JRF क्वालिफाई कर जाएंगे। टॉपिक वाइज सिलेबस कवर होगा। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या रहेगी उसके लिए अलग से प्रैक्टिस सेट भी मैं लाऊंगा, जिससे तैयारी और बेहतर बनेगी। आप ये जान सकेंगे कि एग्ज़ाम में प्रश्न किस तरीके से बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं या कोई आपको समस्या होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि मेरे द्वारा बताए गए तरीके
आपको गलत लगे हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, मेरे द्वारा बताए गए तरीके अच्छे लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद मित्रों।